इस लेक्चर में हम लोग अहीफेन से स्टार्ट करेंगे। तो अहीफेन के लिए सबसे पहले उसकी फैमिली कौन सी है, तो पैपीवेरेसी उसकी फैमिली है। उसका बॉटनिकल नेम है पैपीवर सोमनीफेरम। इसके कुछ पर्याय होते हैं, जैसे अहीफेन कहते हैं इसको, हिंदी में इसको अफीम कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो प्लांट होता है ना, वो श्रब होता है, ठीक है, मीडियम कैटेगरी होता है। सबसे छोटा हर्ब है, उससे बड़ा श्रब है, एंड देन ट्री होता है। तो इसका जो प्लांट है वो श्रब कैटेगरी में आता है। 3 से 4 फीट ऊंचा इसका प्लांट रहता है, और इसका जो जड़ें रहती हैं वो कैसी रहती हैं, साधारण और सूक्ष्म यानी पतली रहती हैं। इसके अलावा इसके पत्ते कैसे लंबे और चौड़े रहते हैं। और इसके अलावा अगर इसके पुष्पों की बात की जाए तो पुष्प कैसा होता है इसका, श्वेत होता है, रक्त होता है, या कृष्ण वर्ण का इसका पुष्प होता है। फल इसके छोटे होते हैं, अनार के समान होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और इसके अलावा बीज की अगर बात की जाए तो बीज भी इसका श्वेत और कृष्ण मधुर स्निग्ध होता है, ठीक है। और कच्चे फल के चारों ओर सायंकाल में गहरे चीरा लगाकर ये एक है, इसमें से किस तरीके से निर्यास यानी कि लेटेक्स वाला पार्ट इसका निकाला जाता है, तो वो बताया हुआ है कि इसमें कैसे निकलता है निर्यास। तो कच्चे फल के चारों ओर से शाम को क्या है कि गहरे आपने कट मार देने, इन सीजन गहरा कट मारना है, और उससे ना फिर दूध के समान जो है लेटेक्स या निर्यास जिसको कहते हैं वो निकल कर जम जाता है, और प्रातःकाल आपने उसको खुरेच के निकाल लेना है। यही निर्यास अफीम कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट है। इसके अलावा अब इसमें ना इसकी ना 3 तरीके से होती हैं, इसके 3 भेद माने गए हैं कि 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं इसके, ठीक है। एक होता है सफ़ेद वाला, ठीक है, खसखस सफ़ेद कहते हैं इसको। तो इसका खसखस सफ़ेद एक नाम है इसका। तो इसका जो प्लांट होता है ना वो कैसा होता है, पीताभ श्वेब यानी कि थोड़ा पैलर सा कलर का इसका फ्लावर होता है। फिर एक होता है खसखस मंसूर करके जो नाम है, उसमें रक्त वर्ण का रहता है। फिर एक होता है खसखस श्याह, इसमें जो है कृष्ण या नील वर्ण का रहता है। आप चाहें तो इसको कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा सच आपको बहुत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना एक्चुअली खास कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं इसकी कैटेगरीज ना। तो अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं कि आप ऐसे भी लिख दीजिएगा सीधे सीधे। अगर आपको एक खसखस सफ़ेद और मंसूर और स्याह करके इस तरीके से याद करना मुश्किल हो रहा है, सीधे लिख दीजिएगा। एक इसकी कैटेगरी है जिसमें कि पीताभ श्वेत पुष्प होता है, एक कैटेगरी है जिसमें रक्त वर्ण का पुष्प है, एक कैटेगरी है जिसमें कृष्ण या नील वर्ण का होता है, ठीक है। इसके अलावा खसखस सफ़ेद के बीच ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसके उत्पत्ति स्थान पे आते हैं। तो उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ पे होता है, ये एशिया में पाया जाता है, ठीक है। फ्रांस में, चीन, नेपाल, भारत, सभी जगह ये पाया जाता है। भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और यहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। इसके अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सब इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ही हैं, ठीक है। तो इसको ना इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको 4 मेन कैटेगरीज में इन्होंने बांट रखा है। एक होता है प्राइमरी एल्कलॉइड्स जिसको कहते हैं, ठीक है। चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो पेपर, चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो, आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी एल्कलॉइड्स। इसमें आपने ध्यान रखना है कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है, ये रहता है, पैपिवेरिन रहता है, ठीक है। ये कुछ इसमें से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है। फिर दूसरी कैटेगरी जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसमें पाई जाती है, जो है सेकेंडरी एल्कलॉइड्स। सेकेंडरी एल्कलॉइड्स में इसमें एपोमॉर्फिन है, ऑक्सीडाइमॉर्फिन है, ठीक है, इस तरीके की ड्रग्स रहती हैं। इसके अलावा एपोकोडीन है, ये इसमें रहता है। और फिर कुछ इसमें उदासीन तत्व है, ठीक है, और सेंद्रीय अम्ल है, इस तरीके की चीज़ें भी दी हुई हैं। अगर आप ये ना करें, इसको ना आप लिखिएगा कि इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट या रासायनिक संगठन में 2 कैटेगरीज डाल दीजिएगा बस। एक प्राइमरी एल्कलॉइड्स वाली, इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है वो लिख दीजिएगा, और दूसरी जो है सेकेंडरी एल्कलॉइड्स में ये 2-3 नाम लिख दीजिएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, करने के लिए आप सभी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट लास्ट जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो उतना हमको याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी से ही आप उस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए कि आप
पेपर के हिसाब से पूरा अपना तैयारी रखें, ठीक है, क्योंकि करने के लिए हम सब कर सकते हैं बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, खाली रीडिंग करने वाली बात हो जाएगी, उतना आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपके क्या वो किसी के भी दिमाग में इतना नहीं रह सकता, द्रव्य गुण बहुत ज़्यादा रटने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इसके गुणों के बारे में, तो गुण कैसा है, सूक्ष्म रूक्ष होता है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है, रस इसका तिक्त और कषाय है, प्रभाव में कैसा मादक होता है। मादक माने मद जो उत्पन्न करे, ठीक है, नशा उत्पन्न करे वो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इसके कर्म के बारे में, तो दोष कर्म की बात करें ना, इसका उष्ण वीर्य होता है, ठीक है, तो ये कफवात शामक होता है और पित्त का प्रकोपक होता है, इतना पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और संस्थानिक कर्म से अगर बात की जाए तो लोकल एप्लीकेशन में क्या है, वेदना स्थापक होता है और शोधहर्य होता है। इसके अलावा अगर इसका CNS पे असर देखें तो ये व्यवहाय विकासी होने के कारण नशा उत्पन्न करता है, ठीक है, मादक होता है इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से। प्लस इसमें और क्या देखने के लिए मिलता है कि उष्णता के कारण ये वात का शमन करने वाला होता है, और वात की वजह से क्या होती है, वेदना भी रहती है ना, तो ये वेदना शामन निद्राजनक, क्योंकि जब वात बढ़ा, नींद आती किसकी वजह से, कफ की वजह से, ठीक है, तो जब वात बढ़ा हुआ रहेगा नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो जब आप वात ठीक कर देंगे तो निद्रा लाने वाला भी ये होता है, ठीक है। और आक्षेप हर माने कि कन्वर्जेंस किसी को आ रहा है ना, झटके है, एपिलेप्सी, तो वहाँ पे भी ये उसके लिए CNS पे काम करता है ना, तो उसको डिप्रेस कर देगा CNS को। इसके अलावा पाचन संस्थान पे कैसे काम करता है, तो इसका रूक्ष और कषाय प्रॉपर्टी होने के कारण लाला श्राव को कम करता है, अग्नि को मंद करता है और स्तंभन करता है अग्नि का, ठीक है। और इसकी क्योंकि स्तंभन वाली प्रॉपर्टी भी है ना, तो जो भी श्राव हो रहे हैं उनको भी कम करने का काम करता है, जैसे रक्त व स्रोतस पे क्या है, हृदय की गति भी ये मंद करता है, और इतना काफ़ी है। इसके अलावा श्वसन क्रिया की बात की जाए ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो ये अवसाद जनक है, ठीक है, और ये कफ नाशक होता है और श्वास हर होता है। श्वास हर में आपने श्वास रोग नाशक समझना है, ठीक है, श्वास रोग जो होता है उसमें ये यूज़फुल है ऐसा। इसके अलावा मूत्रेंद्रियों की अगर बात, सॉरी, यूरिनरी सिस्टम की बात करें मूत्रवय संस्थान में, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। प्रजनन संस्थान पे बात किया जाए तो हमने ऊपर पढ़ा था इसमें स्तंभन की प्रॉपर्टी होती है, तो शुक्र का ये स्तंभन कर देता है, ठीक है। और रूक्ष इतना काफ़ी है कि रूक्ष कषाय व्यवाय विकासीय, तो धातुओं का ये क्षीण, धातुओं को क्षीण करता है इन सारी प्रॉपर्टी से, और पुंसत्व उपघात यानी शुक्र का भी नाश करने वाला ये होता है। त्वचा की बात करें तो उष्णता है, तो इसकी वजह से ये श्वेत जनन का काम करता है, और इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। अब इसके प्रयोग की बात करेंगे, तो जैसे दोष की बात कर रहे हैं ना, तो ये कफवात शामकता, तो जितने भी कफवातज विकार है वहाँ सब जगह ये यूज़ होगा। संस्थानिक प्रयोग में बात करें तो ये सबसे पहले लोकल एप्लीकेशन में क्या था कि वेदना और शोथ के लिए यूज़फुल था ना, तो जहाँ पे भी पेन है, स्वेलिंग है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। और अब आप CNS की अगर इसमें बात करें तो वेदना शामक था, ठीक है, तो जितनी भी जगह पेन होता है, जैसे कि उदर शूल है, पेट में दर्द है, अश्मरी यानी किसी को पथरी का दर्द हो रहा है, ग्रद्धसी रोग यानी शियाटिका रोग, ठीक है, कमर से नीचे पैर में जाता है ना दर्द, पूरा पैर में दर्द होता है वो वाला। पार्श्व शूल की बात करें, यहाँ सभी जगह ये लाभदायक होता है क्योंकि ये वेदना शामक है ना, इस वजह से। और आक्षेपक है, ठीक है, मैंने बताया कन्वर्जेंस में यूज़फुल है, तो जैसे भी अपस्मार रोग हो गया किसी पेशेंट को, ठीक है, कंपवात है माने कि हाथ में उसको ट्रैमर्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, धनुस्तंभ यानी टेटेनस हो गया जिसको, ठीक है, जिसमें शरीर इस तरीके से धनुष के जैसे अकड़ जाता है ना वो, ठीक है, इस तरीके की डिजीजेज में भी ये यूज़फुल है। पाचन संस्थान की बात करें तो ये क्या कर रहा था, शूल की नाश कर रहा था और स्तंभन करने का काम कर रहा था। जब अगर ये स्तंभन कर रहा था तो आप इसको किस में दे सकते हैं, अतिसार के केस में आप इसको खास तौर पे दे सकते हैं, जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज मोशन है, डायरिया हो रहा है किसी को, ठीक है। इसके अलावा और इतना काफ़ी है इसमें।
शूल, शमन और स्तंभन है तो आप अतिसार में दे सकते हैं, प्लस इसका ना विसूचिका में भी प्रयोग, विसूचिका में क्या होता है, सुई चुभने की सी वेदना होती है पेट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त व स्रोतस पे कैसे काम करेगा। तो स्तंभन होने के कारण रक्तस्राव को रोकता है, ठीक है। तो जब कभी भी ना इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ करवा सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। और फिर श्वसन संस्थान में मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम है इसका, तो वात कफ शामक है, तो जितने भी ऐसी डिजीजेज है वहाँ ये यूज़फुल होगा, जैसे कि कास है, कुक्कुर कास माने वूफिंग कफ होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रतिशय माने रनिंग नोज है, श्वास रोग, यहाँ सब जगह यूज़ किया जा सकता है। मूत्र व स्रोतस में इसका कोई खास असर पड़ नहीं रहा था तो इसमें आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रजनन संस्थान में क्या था, शुक्र का स्तंभन कराता, तो जो शीघ्र पतन वाले रोग हैं, ठीक है, अर्ली जो इजैकुलेशन हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं एक्चुअली, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो हो जाता है उस केस में शीघ्र पतन वाला जो है वहाँ पे ये यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा जैसे गर्भपात यानी अबॉर्शन हो गया है, प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के टाइम पे जो पेन है उन सब के लिए भी ये यूज़फुल होता है। और बस इसके बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे। अब इसके प्रयोज्यांग की बात करेंगे ना कि क्या यूज़ करना है, तो इसका फल निर्यास, अफीम ना वो प्लांट में चीरा लगा के निकालते थे वैसे। मात्रा क्या रहती है इसकी, 1/4 to 1 रत्ती तक इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके क्या योग क्या मिलते हैं मार्केट में, तो जैसे अहिफेनासव है, ठीक है, कर्पूर रस है, महावातराज रस है, ठीक है, इस तरीके के जो है इसके फॉर्मुलेशंस मिलते हैं। और बस यहाँ पे आपको इतना करना है। अहीफेन का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कुछ आवश्यक बातें बताई गई हैं कि अहीफेन का प्रयोग करते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जैसे शिशुओं में ना इसके विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी पॉइजनस हो जाता है शिशु के केस में, ठीक है, तो उनमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, और करना भी है तो बहुत अल्प मात्रा में करना है। इसके अलावा स्त्रियों में हानिकर प्रभाव इसमें जो है शीघ्र देखने के लिए मिलते हैं, विशेषतः जो गर्भिणी प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी होने वाली है वहाँ पे इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वात प्रकृति, जो भी वात प्रकृति वाले मनुष्य है ना वो इसके मतलब इसको सहन नहीं कर पाते, उनमें ये बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से लक्षण दिखाता है, ठीक है। उनमें अनिद्रा, प्रलाप है, भ्रम, छर्दी, अवसाद, अवसाद माने डिप्रेशन, छर्दी माने वॉमिटिंग, भ्रम माने चक्कर आना, प्रलाप माने पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, ठीक है, अनिद्रा माने नींद नहीं आ रही, इस तरीके के लक्षण वहाँ पे ये करने लगता है। इसके अलावा निरंतर अगर इसका प्रयोग करा जाए ना, कोई व्यक्ति को लगातार इसको आदत हो गई ना इसको काम करने की, तो फिर धीरे धीरे इसकी डोजिंग इंक्रीज करनी पड़ जाती है, तो कभी भी रेगुलर यूज़ में इसको नहीं लाना चाहिए। तीव्र वेदना प्रधान जितने भी रोग हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा मात्रा में ये रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है वहाँ ज़्यादा। एक्चुअली क्या है ना, पहले के टाइम पे हमारे पास ऐसे कुछ एनेस्थीसिया वगैरह होता नहीं था तो इसको काफ़ी यूज़ किया जाता था, बट अब तो जैसे एनेस्थीसिया भी है, ठीक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इन सब को भी बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, पेन के लिए। और इसकी ज़रूरत, एनेस्थीसिया तो काफ़ी लेट आता है, उससे भी बहुत बेटर अब आज के टाइम में हमारे पास मेडिसिन हैं, पेन किलर्स है जो कि यूज़ की जा सकती है बहुत हायर कैटेगरीज़ की, ठीक है। तो अब ये इतना यूज़ नहीं होता कि पेन के लिए, कहीं कहीं ज़रूर ये दवाइयों में फॉर्मुलेशन के रूप में यूज़ होता है, बट अब ऐसा सच नहीं होता, ठीक है। इसको ना जो अहीफेन है या अफीम जिसको कहते हैं, इसका मिसयूज़ बहुत होता है, ठीक है, तो ये इलीगल है और कहीं भी इसका प्रोडक्शन आदि नहीं किया जा सकता। इवन ये आप फॉरेंसिक में भी पढ़ते हैं कि ये कम्प्लीटली इलीगल है, ठीक है, और इसके लिए फिर कुछ IPCs भी होती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इसका योग ऐसे द्रव्यों के साथ होना चाहिए जो कि क्या है, धातु का शोषण, मल शोषण आदि का निराकार कर सके। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये धातुओं का शोषण कर लेता है, मल का शोषण कर लेता है, ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो इसका काउंटर इफेक्ट कर सकती है ना, ये जो जो नुकसान करे वो चीज़ वो पूरन मतलब उसका पूर्ति कर सके, ये ध्यान रखना है। और ज़्यादा मात्रा में अगर कोई अफीम ले लेगा तो उसको तंद्रा है, चक्कर आने लगेगा, संन्यास यानी कोमा में जा सकता है, श्वास अवरोध, सांस ही रुक जाएगी उसकी, उसको बहुत ज़्यादा निद्रा आएगी, अवसाद, डिप्रेशन में जा सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर इसमें चिकित्सा भी बताई हुई है, खैर ये तो अहीफेन विष की चिकित्सा फॉरेंसिक के हिसाब से इधर से आपको करना नहीं है, ठीक है। तो ये सारा हमने फिनिश किया फर्स्ट ड्रग, ठीक है। अब जो सेकंड ड्रग हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है वचा, ठीक है, वचा हम लोग डिस्कस करेंगे। और वचा कौन सी फैमिली का है,
तो एरेसी फैमिली का ये प्लांट है और इसका नाम है एकोरस कैल्मस, इसका नाम होता है वचा का। और इसके अलावा इसके कुछ पर्याय भी होते हैं, जैसे वचा है, उग्रगंधा इसको कहते हैं, षडगंधा इसको कहते हैं, ठीक है। उग्रगंधा क्यों कहते हैं इससे, क्योंकि तीक्ष्ण गंध आती है। षडगंधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6 गांठें होती हैं। गोलोमी कहते हैं, यानी गौ के समान ये रोम युक्त वाली होती है, जैसे गाय में हेयर्स होते हैं ना, वैसे ही इसमें होते हैं। ये सब इसके कुछ नाम है, ठीक है। शुद्र पत्रा इसको कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां जो हैं पतली होती हैं, ठीक है। मंगल्या कहते हैं क्योंकि भूत बाधा को ये दूर करने वाली होती है। शतपर्वतिका इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अनेक पर्वयुक्त यानी गांठों वाली ये होती है। तो इस तरीके से ये इसके सारे पर्याय हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्वरूप की अगर बात करें ना, इसका भी जो है एक शुप होता है, हर्ब होता है और हरे रंग का रहता है और कितना 3 से 5 फीट ऊंचा इसका शर्ब होता है। इसके अलावा इसके पत्तों की अगर बात की जाए तो चिकने, हरे और ईख की तरह लंबे, यानी कि जैसे शुगर केन के लीव्स होते हैं ऐसे लंबे। पुष्प कैसा होता है इसका, पीला श्वेत वर्ण का पुष्प होता है, ठीक है, येलोइश वाइट, पैल, ठीक है, पैलर टाइप का जो है इसका हल्का पीला सफ़ेद टाइप का होता है। जाति की अगर बात करें ना तो ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, इसमें 4 इसकी कैटेगरीज हैं। वचा, पारसिक वचा, ठीक है, इसको बाल वचा भी कहते हैं, ईरान और कश्मीर में होता है। हिमालय प्रदेश में हेमवती भी इसको कहा जाता है। और पारसिक वचा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक होता है मलय वचा, ठीक है, और लास्ट होती है द्वीपांतर वचा, ठीक है। इन 4 का नाम ध्यान रख लेना, चोपचीनी भी इसको कहते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, 4 इसके टाइप्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। उत्पत्ति स्थान की बात करें ना तो ये कहाँ, आनूप देश में पाया जाता है, थोड़ा जहाँ पानी भी होना चाहिए, एकदम ड्राई रीजन में नहीं होगा, तो आसाम, मणिपुर ऐसे एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है, तो आपने 2-3 के नाम ध्यान रखने हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट के, कि एक्रोनिन होता है, यूगोनॉल होता है, एस्करॉन होता है, कैफीन भी इसमें पाया जाता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। गुणों की बात करें तो लघु तीक्ष्ण सरगुण होता है, रस इसका तिक्त कटु है, विपाक कटु है, प्रभाव इसका मेद्य है यानी बुद्धि के लिए अच्छा है, और वीर्य इसका उष्ण है। कर्म की अगर बात करें तो ये क्या होता है, कफ वात शामक होता है, पित्त को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात की जाए तो वेदना ठीक करने वाला होता है, शोथ का नाश करने वाला होता है, स्वेलिंग नाशक। CNS पे अगर बात करें तो क्या होता है, मेध्य होता है, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, संज्ञा स्थापन वापस से होश में लाने वाला होता है, और वेदना स्थापन पेन कम करने वाला होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तीक्ष्ण गुण होता है ना, तीक्ष्ण गुण के कारण ये क्या करता है, अपने तीक्ष्ण गुण के कारण तम दोष को हटाता है, ठीक है। तम दोष जो है ना, तम मानसिक दोष, वही ब्रेन पे कवरिंग सी बना लेता है, उसके बाद जो है बेहोशी आती है, ठीक है, संज्ञा नाश हो जाता है। तो जब ये इसमें तीक्ष्ण प्रॉपर्टी है वो तमोगुण का नाश कर रहा है, तो संज्ञा नाश जो है वो भी दूर करेगा। पाचन की अगर बात करें ना, पाचन संस्थान पे कैसे काम करता है, तो ये दीपन होता है, तृप्तिग्न होता है, ठीक है, और अर्श का नाश करने वाला, यानी पाइल्स में यूजफुल है, पाइल्स की डिजीज में। कृमिग्न होता है, कृमि का नाश करता है, शूल का प्रशमन करता है, ठीक है। और ये तीक्ष्ण होता है ना, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि वचा न केवल मेद्य है, कि मतलब सिर्फ बुद्धि के लिए तो वो यूज़फुल है ही, ठीक है, बुद्धि बढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ जो वचा है ना, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो वमन भी करवाती है, ठीक है। वामक योग जो होते हैं ना, वमन करवाने वाली जो ड्रग्स होती हैं उसमें एक वचा भी माना जाता है, ठीक है। यह अनुलोमन भी करता है, अनुलोमन माने वात को जो नीचे के मार्ग से जाना है वो वहाँ से निकालेगा। इसके अलावा रक्त वह संस्थान पे कैसे काम करता है, तो हृदय उत्तेजन यानी हार्ट रेट को जो है ये इंक्रीज करने वाला होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसा काम करता है, वात कफ का नाश करता है, तो जितने भी वात कफ से होने वाली डिजीजेज हैं, ठीक है, उन सब में यूजफुल है, प्लस कंठ है माने गले के लिए भी अच्छा है ये। मूत्र वह संस्थान की बात की जाए तो ये उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या है, मूत्र जनन होता है, मूत्र और ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला होता है। प्रजनन संस्थान मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, वहाँ पे कैसा काम करता है, तो वहाँ पे क्या है, गर्भाशय पर इसकी संकोचन क्रिया होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है, ठीक है। और त्वचा में ये स्वेद जनन होता है।
अब इसके प्रयोग की अगर बात करें कहाँ कहाँ पे यूजेज हैं, तो दोष में क्या था कि वात कफ जितनी भी डिजीजेज है वहाँ सब जगह यूज़फुल है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में क्या काम कर रहा था, आप देखिए यहाँ पे वेदना की शांति कर रहा था और स्वेलिंग कम कर रहा था। तो जैसे संधिवात हो गया, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों का दर्द जिसे कहते हैं, आमवात जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, पक्षाघात पैरालिसिस है ये, ठीक है, इन सभी में ये यूज़फुल है। इसके अलावा जैसे कर्णनाद है, कान में ना झंझनाहट सी आवाज़ आना, कुछ ऐसा समझ लो, कर्णशूल कान में दर्द, इन सभी जगह ये यूज़फुल है, ठीक है। इसके अलावा अर्श में भी इसकी धुनी दी जाती है, माने कि धूपन किया जाता है अर्श के केस में इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर सीएनएस पे बात करें कैसे काम कर रहा है, तो सीएनएस पे जो भी मानसिक दोष हैं जैसे उन्माद हो गया, अपस्मार हो गया, जितने भी मानसिक रोग हैं वहाँ ये काफ़ी यूज़फुल है। और इतना काफ़ी है। पाचन संस्थान की बात करें तो दीपन पाचन कर रहा था ना, तो अग्निमांद्य जितने भी केस हैं वहाँ यूज़फुल है। अरुचि में, विबंध में, आधमान में, उदरशूल, अर्श, कृमि, सभी जगह ये यूज़फुल है। रक्तवह संस्थान की बात करेंगे तो हृदय को मंद करने पर उत्तेजित करने के लिए वचा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। तो कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हार्ट रेट कम हो गया तो आप ये वचा का यूज़ करवा सकते हैं। श्वसन संस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे काम कर रहा है, जितना भी वात कफज डिजीज़ है सब ठीक करेगा, जैसे कास है, प्रतिशाय, रनिंग नोज हो गया, कंठशोथ यानी गले में स्वेलिंग है, स्वर भेद, गला बैठ गया है, इन सब जगह ये यूज़फुल होता है, ठीक है। और मूत्रवह संस्थान में क्या कर रहा था, यूरिन का आउटपुट ये इंक्रीज कर रहा था। तो अगर किसी को अश्मरी है, ठीक है, रीनल स्टोन है या मूत्रकृच है जिसमें यूरिन डिफिकल्टी से निकल रहा है, तो वहाँ पे ये खास लाभदायक है। प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे काम कर रहा था कि जो भी कष्ट आर्तव का है ना, कष्ट प्रसव, यानी एक कष्ट प्रसव का मतलब हो गया कि डिफ़िकल्ट लेबर, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो वहाँ पे एक तो इसको दिया जाता है कष्ट आर्तव के कष्ट प्रसव के टाइम पे, प्लस कष्ट आर्तव यानी कि जो इरेगुलर मेंसेस हैं या डिस्मेनोरिया टाइप की कंडीशन है ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ये सब बताया। और क्योंकि ये स्वेद जनन है, ठीक है, तो काफ़ी सारे त्वग दोषों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इसके प्रयोजांग की बात करें कि क्या यूज़ करते हैं, तो इसका मूल यानी इसका जड़ यूज़ किया जाता है। कितना अमाउंट यूज़ होता है, तो 1 से 5 रत्ती यूज़ करते हैं। अगर आपको इसको एज अ वमन ड्रग यूज़ कराना है तो आप 5 से 15 रत्ती के अमाउंट में इसको पेशेंट को खिला देंगे तो उसको वमन हो जाएगा। इसके क्या योग मिलते हैं मार्केट में, तो सारस्वत चूर्ण है, मेद्य रसायन है, ये सब इसके कुछ योग मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। और इसका प्रतिनिधि ड्रग कौन सा होता है, जीरा होता है, रेवंद, चीनी है, ये इसके प्रतिनिधि ड्रग होते हैं। और ये पित्त प्रकृति के लिए खास हानिकारक है, ये खास ध्यान रखेंगे। और बस इतना काफ़ी है। चाहे तो आप इसका ये वाला श्लोक ध्यान रख सकते हैं कि ये वामिनी है, कटु तिक्तूष्ण है, वात श्लेष्म रुजा हर है, ठीक है, रुजा अपह यानी इन सब का नाश करता है। कंठे है, मेद्य है, च कृमि, हृदय, विबंध, आधमान, शूल, ये सभी का नाश करने वाला ये होता है, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट वचा। अब हम लोग नेक्स्ट अपना प्लान स्टार्ट करेंगे जो कि है जटामांसी, ठीक है। जटामांसी कौन सी फैमिली का है, तो ये है वैलीरिएसी फैमिली का, ठीक है, ये इसकी फैमिली का नाम हो गया। इसका नाम बॉटनिकल नेम क्या है इसका, तो इसका नाम है नॉर्डोस्टैटिकस जटामांसी, ठीक है, नॉर्डोस्टैटिकस जटामांसी इसका बॉटनिकल नेम है। अब और क्या क्या इसके पर्याय हैं, तो इसको जटामांसी कहते हैं क्योंकि इसमें ना जटाओं से युक्त इसके मांसल कंद वाली ये होती है, ठीक है। मांस प्रिय
भूतग्न होने के कारण, इतना ध्यान रख लो कि इसमें ना जटायुक्त इसके कंद होते हैं। कंद माने कि जड़, जैसे जड़ में होने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, मतलब एक्चुअली फ्रूट्स जिसको ट्यूबर हम लोग कहते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, ये सब कंद है ना, तो ये होता है कंद, ठीक है। एक तो इसका नाम जटामांसी है, दूसरा ना इसको भूत जटा भी कहते हैं क्योंकि भूतों के समान इसमें जटाएं होती हैं। तपस्विनी भी इसका नाम है, ठीक है। सुलोमशा, सुलोमशा भी इसका नाम होता है, इसमें अधिक रोम होते हैं। नलंदा भी इसको कहा जाता है। ये सब इसके पर्याय होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके स्वरूप के बारे में। तो इसका भी ना क्या होता है, श्रब ही होता है। 1 से 2 हाथ ऊंचा इसका श्रब होता है और बहुवर्षीय यानी बहुत साल तक जीने वाला होता है, ठीक है। और इसके जो मुँह जड़ें होती हैं वो कैसी हैं, रोमश होती हैं, यानी कि रोम जैसे, हेयर्स जैसे होते हैं उसमें। और ये सुगंधित, इसकी खुशबूदार इसका जड़ होता है। पत्ते कैसे होते हैं, पतले, लंबे, लगभग 9 इंच चौड़े होते हैं, ठीक है। और पुष्प कैसे होते हैं इसके, गुलाबी होते हैं और गुच्छे में, बंचेज में आते हैं। फल भी कैसा होता है, रोमश हो सकता है, यानी कि उसमें बाल जैसे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, तो कश्मीर, नेपाल आदि इस तरीके के इलाकों में ये पाया जाता है। रासायनिक संगठन की इसमें बात करें तो आप इसमें मुख्य तत्व एक उड़नशील तेल है जो कि 9% होता है इसमें, ठीक है। और ये इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें एक वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है जो कि हरिता पीत वर्ण का होता है, ठीक है, जल से हल्का होता है और कपूर गंधी और कटु तिक्त जो है इसका वो वॉलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इतना काफ़ी है। खैर, अब गुणों की बात करते हैं तो ये लघु तीक्ष्ण स्निग्ध होता है, विपाक इसका कटु है, प्रभाव क्या है, भूतग्न है, मानस दोषों का नाश करती है, इसीलिए भूतग्न माना जाता है इसको। और तिक्त कषाय मधुर इसके रस हैं, वीर्य इसका शीत है, ठीक है। अब इसके कर्मों पे बात करते हैं तो कर्म ना त्रिदोषग्न होती है ये, ठीक है, इतना केवल ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, स्निग्धता की प्रॉपर्टी है तो वात का नाश करेगी, शीतलता और तिक्त ये 2 गुण, कषाय मधुर इन सब गुणों से ये पित्त का नाश करती है। और इसमें तिक्त और तीक्ष्ण गुण है, इस 2 चीज़ों से ये कफ का नाश करती है। तो इन शॉर्ट त्रिदोष शामक ये होती है। इसका एक्सटर्नल यूज़ क्या होता है कि दाह की शांति करने के लिए होता है, वर्ण्य होता है, ठीक है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है ये, और वेदना स्थापन करता है ये, ठीक है। अब CNS पे अगर इसका देखें नाड़ी संस्थान पे, तो ये ना संज्ञा स्थापन करता है, वापस से होश में लाने वाला होता है। मेद्य होता है, बुद्धि को बढ़ाता है। बल्य होता है, बल देने वाला है। वेदना स्थापन होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम पे बात करें तो क्योंकि इसमें तिक्त और तीक्ष्ण ये 2 प्रॉपर्टी हैं, इस वजह से ये दीपन पाचन करता है, ठीक है, और अनुलोमन करता है, वायु को नीचे से निकाल देगा। यकृत उत्तेजक यानी कि लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करेगा, इन्हांस करेगा, ठीक है। और पित्त सारक, पित्त को निकालने वाला होता है, ठीक है, जो भी हम खराब है पित्त उसको आराम से निकालेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि ये अनुलोमन कर रहा है, वात का शाम भी कर रहा है, शमन कर रहा है, तो इसलिए ना शूल प्रशमन भी होता है, पेन को भी कम करने में यूज़फुल है। रक्त व स्रोतस पे अगर इसका असर देखें, रक्त व संस्थान पे अगर इसका काम देखें ना, तो ये क्या करता है, हृदय, हार्ट के लिए अच्छा होता है और हृदय उत्तेजक होता है, हार्ट रेट इंक्रीज करने वाला ये होता है, ठीक है। और रक्त वाहिनी संकोचक यानी कि जो वेसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला होता है और रक्त का स्तंभन करने वाला ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अब बात करेंगे हम लोग श्वसन संस्थान पे कैसे काम करता है। तिक्त, तीक्ष्ण ये 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण ये कफ का निकालने वाला होता है। मूत्र वह संस्थान पे कैसे काम करता है, क्योंकि इसमें तीक्ष्णता की प्रॉपर्टी है, क्या करेगा, वृक्क यानी किडनीज को उत्तेजित करेगा, उनको स्टिमुलेट करेगा, जिससे मूत्र अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगा। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करें तो ये सुगंधित है और तीक्ष्ण है, तो इस वजह से ना ये वाजीकरण के जैसा काम करेगा, ठीक है। वाजीकरण का क्या काम होता है, जो शुक्र का प्रोडक्शन इंक्रीज कराए, ठीक है, मैथुन शक्ति को बढ़ाए व्यक्ति की, तो वो है वाजीकरण, ठीक है। और आर्तव जनन यानी कि मेंसेस का प्रोडक्शन भी ये करवाता है। इसके अलावा त्वचा पे बात करें तो श्वेत जनन है, पित्त शामक है, तो कुष्ठग्न भी होता है ये, ठीक है। इन 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण श्वेत जनन है, पित्त शामक होने के कारण कुष्ठ का नाश करने वाला होता है। तीक्ष्णता की गुण होने के कारण ये केश को बढ़ाने वाला भी होता है, ठीक है। ये सब हो गया इसके बारे में। अब हम इसको बात करेंगे
इसका यूज़ कहाँ है, प्रयोग। तो प्रयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बताया गया है कि प्रयोग क्या है कि त्रिदोष हर होता है ये, तो जितने भी सन्निपातज डिसऑर्डर हैं सभी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़ में क्या है, शोथ के लिए, शूल के लिए, दाह, इन सभी के लिए इसका प्रलेप यानी कि इसको लेप के रूप में लगाया जा सकता है। इसके अलावा CNS पे अगर बात करें, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, अपस्मार हो गया, ठीक है, अपतानक हो गया। अपतानक भी एक तरीके का आप समझो कन्वर्जन्स होते हैं, उसमें झटके आते हैं, ठीक है। मूर्छा, किसी को चक्कर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा भूतवेशी, जैसे उसके शरीर में भूत घुस गया और इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जैसे हमने भूताजुन्माद अपस्मार में पॉइंट मेंशन है ना, तो वो वाली बात की गई, तो वहाँ सब जगह भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको भूतग्न और रक्षोग्न ये कहा जाता है, ठीक है। और बस इसमें इतना काफ़ी है। मेध्य भी होता है, बुद्धि बढ़ाने वाला भी जटामानसी है, ठीक है। और शिराशूल में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। पाचन संस्थान पे अगर बात करें तो दीपन, पाचन और अनुलोमन करा था, तो इस वजह से क्या है, अग्निमान जैसी डिजीज़ है, आना है, उदरशूल है, आमाशय में शोथ है, सभी जगह ये यूज़फुल है। और इतना काफ़ी है। हाँ, और ये ना पित्त को निकालने वाला भी था ना, तो इस वजह से जैसे यकृत में कोई स्वेलिंग होगी, हेपेटाइटिस बेसिकली, ठीक है, जिसमें लिवर में स्वेलिंग हो गई, कामला रोग है यानी जॉन्डिस है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पित्त को निकालेगा। रक्तवाही संस्थान पे क्या था, हृदय के लिए अच्छा था। रक्तवाही जो जितनी भी ब्लड वेसल्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था ना, तो हृदय है और रक्तवाही सिराएं जितनी हैं उनको संकोचन करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है। तो जब भी हृदय शिथिलता है यानी हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसका फंक्शनिंग स्लो हो गया है, हृदय द्रव है, ठीक है, सेम बात है, रक्त पित्त है, इन सारी डिजीजेज में ये खास यूज़फुल होता है। और श्वसन संस्थान पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर इसकी बात की जाए तो क्योंकि ये कफनाशक है तो आप काश्वास में इसका यूज़ करा दो। और मूत्रवह स्रोतस की बात करेंगे तो ये क्या है, मूत्रकृच और वस्ती शोथ, इनमें यूज़फुल है, यूरिन निकलवा रहा था ना ये। प्रजनन संस्थान में ये क्या है कि वाजीकरण के जैसा काम कर रहा है, तो ना ये क्लैब यानी जो नपुंसकता वाली चीज़ होती है ना, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़फुल होगा। इसके अलावा आर्तव जनन है, ठीक है, तो जिन महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, डिस्मेनोरिया टाइप है, वहाँ यूज़फुल है, ठीक है। गर्भाशय यूट्रस में किसी प्रकार की स्वेलिंग है तो वहाँ भी ये यूज़फुल है। त्वचा की बात करें तो अलग अलग प्रकार के चर्म रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और विसर्प रोग हो गया, कुष्ठ हो गया, ऐसी जगह यूज़ करते हैं इसको, केश बढ़ाने वाला ये होता है, ठीक है। तो ये सब इसके पॉइंट्स हो गए। अब इसका प्रयोज्य अंग कौन सा है, क्या यूज़ करते हैं, तो इसमें इसकी जड़ यूज़ की जाती है। 1 से 3 माशे की मात्रा में इसको यूज़ करते हैं। क्या योग इसके मार्केट में मिलते हैं, तो मांस्यादिक्वाथ, रक्षोग्न घृत और सर्वोष औषध स्नान, ठीक है, इस तरीके का मिलता है। और इतना काफ़ी है, ठीक है। एंड इसके लिए ना अगर आप श्लोक देखना चाहें तो ये फर्स्ट वाला ध्यान रख सकते हैं कि जटा मानसी है, भूत जटा है, जटिला च तपस्विनी, ये सब इसके पर्याय हैं, ठीक है। मानसी तिक्त कषाय च, कैसी होती है, तिक्त होती है, कषाय होती है, च मेध्या, ठीक है, कांति देने वाली, बल देने वाली होती है। स्वादि हिमा त्रिदोष, त्रिदोष की ये नाशनी होती है। दाह विसर्प कुष्ठ, दाह विसर्प कुष्ठ ये सब भी नाश करने वाली ये होती है, ठीक है। ये सब ये वाला श्लोक देखिए, हो सकता है कि आप ना श्लोक याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप श्लोक कर लीजिए, क्योंकि श्लोक अगर याद हो गया ना तो पूरा आप इसके अंदर का कंटेंट लिख पाएंगे इजीली। एक एक लाइन का श्लोक है और आप कोशिश करेंगे जो भाव प्रकाश वाले श्लोक है वो श्लोक की फॉर्म में अगर आप कर पाएँ इसको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है श्लोक, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। जिस फॉर्मेट में इधर नोट्स में लिखा है वैसे ही आपने अपने भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं और रेगुलर बेसिस पे इसका रिविजन बहुत ज़रूरी है। आज पढ़ लिया, 4 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर 4 दिन बाद पढ़िए, मल्टीपल रिविजन्स इसके बहुत ज़रूरी हैं, वरना आज पढ़ेंगे 1 हफ्ते तक किताब खोली नहीं तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाएंगे ज़ीरो पे, ठीक है। तो इसको रेगुलर रिविजन द्रव्य गुण का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये इस लेक्चर के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।